हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद एके। फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस चक्र। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? इस चक्र की खोज, जो ग्लाइकोलिसिस चक्र है उसकी खोज किसने की थी? मतलब उसको सबसे पहले किसने खोजा था उसको? मेयर, हॉग, एम्बडन, पारनास ने क्या किया था? पारनश ने इसको खोजा था। इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसे ईएमपी चक्र भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ईएमपी साइकिल भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ग्लाइकोलिसिस चक्र ही होता है। ठीक है, ईएमपी चक्र कहा जाता है। ई से एम्बडन, एम से मेयरहोफ और पी से पार्नस। यह श्वसन का प्रथम चरण होता है जिसका प्रारंभ ग्लूकोज 6 से होता है और क्रिया के अंत में 3 कार्बन युक्त 2 पायरोबिक अम्ल अणुओं का निर्माण होता है। अभी इसकी अपन साइकिल बनाएंगे तो अपन देखेंगे। अतः ग्लूकोज के अनेक चरणों में क्रमबद्ध होकर पायरुविक अम्ल के विघटन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जो क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता जाता है और हमको लास्ट में क्या मिलता है? 2 पायरुविक अणु मिलते हैं। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यह क्रिया, तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन अपन को लिखनी होगी। तो क्या? ग्लूकोज के अनेक चरणों में क्रमबद्ध रूप से विघटन करके पायरुविक अम्ल को प्राप्त करना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसे निम्न आरेख के द्वारा समझा जा सकता है। आरेख अपन बाद में बनाएंगे। देखो क्या होती है यह क्रिया? कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 1 नंबर पे, कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ओके, ठीक है, अपन चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट में क्या होता है? ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ एटीपी को एडीपी में निर्माण होता है। फिर सेकंड पॉइंट है, बस ये अगर अपन ने समझ लिया अपन चक्र बना लेंगे, अपन को कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फर्स्ट अपन ये समझ लेते हैं। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? आइसोमेरिज्म एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। यहाँ एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा खर्च होती है। जब एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, और जब एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है तो ऊर्जा बनती है। तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है? 2 भागों में टूट जाता है। फर्स्ट, फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरैल्डिहाइड तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये इसमें बदल जाता है। फिर ये दोनों आइसोमेरिज्म एंजाइम की उपस्थिति में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। कौन कौन? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, नंबर का पॉइंट क्या है? 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाते हैं। फिर 6 पॉइंट क्या है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड था वो ग्लिसरैल्डिहाइड किसमें बदल जाता है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाते हैं। यहाँ 2NAD से 2NADH2 का निर्माण होता है, जहाँ 6 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, NAD से NADH2 बनेगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी, और 2 है मतलब कि एक NAD से अपन को 2 ATP ऊर्जा मिलती है। तो 3 ATP ऊर्जा मिलती है, तो 2NADH2 से अपन को 6 ATP ऊर्जा मिलेगी। फिर 7 क्या है? 13 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। यहाँ 2 ADP से 2 ATP का लाभ होता है। ADP से ATP का निर्माण हुआ तो हमको ऊर्जा मिलेगी। फिर 3 फास्फोएसिक एसिड ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल दिया जाता है।
टू फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये जो हमको इधर से प्राप्त हुआ, तो टू फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में टू फास्फोइनोन पायरुविक एसिड में बदल जाता है। टू फास्फोइनोन पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में 3 कार्बन युक्त पायरुविक एसिड में बदल जाता है। यहाँ 2 एडीपी से 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट अपन चक्र में करेंगे तो अपन को ये सब आ जाएगा 2 एटीपी। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, महत्व अपन समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंस, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान एक स्थान में 2 NAD से 2 NADH2 का निर्माण होता है, तो 1 NAD इक्वल्स टू 3 ATP। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था जैसे कि 1 NAD 3 ATP से प्राप्त होता है, तो 2 NAD से अपन को 6 ATP का लाभ होता है। यहाँ 6 ATP प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया के दौरान 2 स्थानों पर 2 ADP से 2 ATP का लाभ होता है, अर्थात 4 ATP का लाभ होता है। तो कुल एटीपी कितने होते हैं, 10 प्राप्त होते हैं, जिनमें अभिक्रिया के दौरान 2 एटीपी खर्च कर लिए जाते हैं। तो हमारे पास कितने 8 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, मतलब 8 एटीपी अपन को मिलते हैं। ठीक है, अब अपन चक्र समझेंगे। देखो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया क्या होती है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में चेंज होता है। मतलब ग्लूकोज का विघटन होते 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 मतलब कि इसको 9-10 पॉइंट में अपन किसमें पायरुविक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपन समझ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं अपन को ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बीच में। तो ग्लूकोज अपन ने लिया, ग्लूकोज में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, यहाँ क्या होता है एटीपी से, यहाँ क्या होता है एटीपी से एडीपी, एडीपी का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा खर्च होती है। और जब एटीपी एडीपी से एटीपी बनेगा तब ऊर्जा अपन को प्राप्त होगी, और एटीपी से एडीपी बनेगा तो ऊर्जा खर्च होगी अपनी। ठीक है, तो सेकंड क्या है, सेकंड है जैसे अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इधर पास कोई एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है इधर। अब क्या करते हैं, 6 फॉस्फेट जो होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, मतलब कि दो रूपों में टूटता है, 1,6 डाइफॉस्फेट में टूटता है। इधर क्या होता है एटीपी से एडीपी का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा खर्च होती है, इधर भी ऊर्जा खर्च होती है। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या करता है, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण करता है। और ये 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या करते हैं, ये आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, अब देखो आइसोमेरेज अपन को इधर भी एंजाइम पता चला और इधर भी आइसोमेरेज, तो आइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, और ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये कभी इधर आ जाएगा, ये कभी इधर चला जाएगा। फिर क्या होता है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या करता है, फास्फेटेज की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। फिर यहाँ क्या होता है, फिर 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेसिस की उपस्थिति में 2 NAD से 2 NADH2 ऊर्जा बनती है। इधर क्या होते हैं, हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, और 2 NAD मतलब कि 3 ATP। ठीक है, तो 3 ATP ऊर्जा, तो मतलब कि 1 NAD मतलब 3 ATP, तो 2 NAD मतलब 6 ATP, तो हमको इधर 6 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर क्या होता है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। फिर ग्लिसरिक एसिड क्या करता है, ट्रांसफास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, जो जिसको बनाने में क्या होता है, 2 ADP से 2 ATP ऊर्जा बनती है। मतलब कि ADP से जब ATP ऊर्जा बनती है तो हमको क्या होता है, ATP एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो एनर्जी हमको 2 ATP इधर पास मिली। फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, ग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इधर पास कोई एनर्जी अपन को नहीं मिलती, ना तो खर्च होती है। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोइनोन पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये इधर पास भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। अब ये पायरुविक एसिड क्या करता है, 2 फास्फोइनोन पायरुविक एसिड पायरुविक काइमेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। इधर भी हमको 2 ADP ऊर्जा
2 एटीपी में चेंज हो जाती है, मतलब कि हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 2 एटीपी, अब हमको कितनी जगह ऊर्जा प्राप्त हुई, देखो इधर हमको 2 एटीपी मिली, इधर 2 एटीपी मिली, इधर 6 एटीपी यानी कि 8 एटीपी, और इधर हमारी एक खर्च हो गई, ये इधर एक खर्च हुई, एक इधर खर्च हुई, तो मतलब कुल टोटल मिला के कितनी 10 एटीपी। तो 10 एटीपी दो दो खर्च हो गई, तो अपने पास कितने 8 एटीपी ऊर्जा अपन को मिली ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के चेंज में। ठीक है, तो ये है ग्लाइकोलिसिस चक्र, इसको आप समझ सकते हो, 2-4 बार पढ़ोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आ जाएगा आपको। ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके।